हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। और अब हम पढ़ेंगे आज बीए में हमारा 4th लेसन चल रहा था। वो था व्यवस्था तंत्र। व्यवस्था तंत्र में हमने शुरू में इसकी प्रस्तावना वगैरह पढ़ ली थी, अर्थ पढ़े थे, फिर व्याख्या, लक्षण, प्रक्रिया का क्रम, ये सब पढ़ने के बाद आज हम इसमें पढ़ेंगे व्यवस्था तंत्र का ढांचा, यानी किस प्रकार से व्यवस्था तंत्र होता है। व्यवस्था तंत्र का ढांचे से हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रभावशाली संचालन के लिए आदर्श व्यवस्था तंत्र पर जोर दिया गया है, यानी व्यवस्था कैसी होनी चाहिए? आदर्श व्यवस्था तंत्र होनी चाहिए। व्यवस्था तंत्र का ढांचा व्यवस्था तंत्र के प्रकार को दर्शाता है। व्यवसायिक इकाई का स्वरूप, कद और दायित्व के विभागीकरण के आधार पर व्यवस्था तंत्र का प्रकार भी निश्चित किया जाता है। और ये कितने होते हैं? 5 तरीके के। पहला इसमें रेखीय व्यवस्था तंत्र, कार्य के अनुसार व्यवस्था तंत्र, तीसरा औपचारिक व्यवस्था तंत्र, चौथा अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र और पांचवा है श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। सबसे पहले हम इसमें पढ़ रहे हैं रेखीय व्यवस्था तंत्र। रेखीय व्यवस्था तंत्र क्या होती है? रेखीय व्यवस्था तंत्र का प्राचीन और सरल प्रकार है। जो प्राचीन मतलब पुराना है। देश में सेना में इसका वर्षों से उपयोग किया जा रहा है, यानी चलता भी आ रहा है। इसीलिए इसे सैन्य व्यवस्था तंत्र भी कहते हैं। सैन्य व्यवस्था तंत्र क्यों? क्योंकि सेना में इसका बहुत पहले से ही उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में अधिकारों का केंद्रीकरण ऊंचे स्थान पर होता है। अधिकार और दायित्व का विभाजन सीधी रेखा में उच्च स्तर से तल स्तर की ओर, ऊंचे से यानी नीचे की ओर, तल मतलब नीचे की ओर किया जाता है। इसमें ऊपर से नीचे सीधी रेखा में अधिकार दिए जाने के कारण से रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं, यानी ऊपर से नीचे अधिकार देना। हेड, फिर नीचे, फिर नीचे, फिर नीचे। अभी आपको इसके जरिए समझाती हूँ। इसमें ऊपर से नीचे सीधी रेखा में अधिकार दिए जाने के कारण इसे रेखीय व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इसमें प्रत्येक कर्मचारी का अपने उच्चस्थ के प्रति दायित्व होता है। अपने से जो ऊपर स्तर का जो अधिकारी होता है उसके प्रति अपना दायित्व होता है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में उच्च स्थान पर प्रमाण में अधिक अधिकार और निम्न स्तर पर अल्प अधिकार होते हैं, यानी अपने से जो ऊपर होता है उसको अधिकार भी ज़्यादा प्राप्त होते हैं। इसमें रचना, इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में इकाई को अलग अलग विभागों में विभाजित कर दिया जाता है। प्रत्येक के लिए अलग विभागीय अधिकारी की नियुक्ति भी की जाती है, यानी जितने विभाग सबके अलग अलग हो के उसके अनुसार ही अधिकारी भी, यानी काम करने देख रेख जो करता है वो अधिकारी भी अलग अलग ही नियुक्त किए जाते हैं। इस विभागीय अधिकारी का अपने विभाग के कार्य के लिए उच्च अधिकारी के प्रति दायित्व होता है। विभागीय अधिकारी को विभाग के सभी आवश्यक अधिकार प्रदान किए जाते हैं। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में व्यवस्था तंत्र की रचना और कार्य के अनुसार नहीं बल्कि विभाग आधारित होने से इसे विभागीय व्यवस्था तंत्र के रूप में भी जाना जाता है। ये है रेखीय व्यवस्था तंत्र। इसमें सबसे ऊपर होता है संचालक मंडल, फिर उसके नीचे होता है जनरल मैनेजर। जनरल मैनेजर में उत्पादन विभाग, प्रबंध विभाग और विक्रयकर्ता। अब उत्पादन में भी 2 होते हैं, खरीदने वाला यानी क्रय अधिकारी, फिर उत्पादन अधिकारी। उत्पादन अधिकारी में सुपरवाइजर, फोरमैन, श्रमिक और क्रय में लिपिक। प्रबंध विभाग में भी ऐसे ही 2 होते हैं, प्रबंध अधिकारी और लिपिक और हिसाबी अधिकारी और लिपिक। विक्रय में भी विक्रय अधिकारी और सेल्समैन, विज्ञापन अधिकारी और कर्मचारी। यानी अपने ये नीचे से ऊपर की ओर, यानी ऊपर से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर की ओर, लेकिन अधिकार किसके पास ज़्यादा होंगे? ऊपर यानी संचालक मंडल, फिर उससे कम जनरल, जनरल से फिर कम प्रबंध वगैरह, उत्पादन, इन तीनों के पास। फिर यानी ये सब इस व्यवस्था तंत्र के विभागों के अनुसार अधिकारियों के पास अधिकार होते हैं। रेखीय व्यवस्था तंत्र में सर्वोच्च अधिकार संचालक मंडल के पास होता है। ये संचालक मंडल के पास होता है जो नीति विषयक निर्णय लेते हैं। उनके पास से जनरल मैनेजर, ये अब जनरल मैनेजर के पास होते हैं।
जनरल मैनेजर मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी के रूप में होता है, जो संचालक के मंडल के द्वारा लिए गए निर्णयों का अमल विभागीय अधिकारियों से कराता है। अब ये जनरल मैनेजर किन से करवाता है? उत्पादन विभाग, प्रबंध विभाग और विक्रय विभाग के द्वारा। ऊपर चार्ट में व्यवस्था तंत्र उत्पादन, विक्रय, प्रबंध जैसे 3 विभागों में विभाजित है। प्रत्येक विभाग में महत्वपूर्ण कार्यों के आधार पर क्रय, उत्पादन और विक्रय अधिकारी जैसे अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जो आप इसमें डायग्राम में देख सकते हो, जो अपने विभाग के लिए संपूर्ण उत्तरदायित्व होते हैं। इन अधिकारियों के अधीन सुपरवाइजर, फोरमैन, लिपिक जैसे कर्मचारी कार्य करते हैं और फोरमैन के अधिक श्रमिक कार्य करते हैं। ये फोरमैन और ये श्रमिक। वैसे रेखीय व्यवस्था तंत्र में अधिकार उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर जाते हैं और दायित्व निम्न स्तर से, यानी इनका दायित्व क्या है? काम करके देना है ऊपर की साइड, और ऊपर वालों का क्या है कि नीचे वालों का ध्यान रखना। यदि व्यवस्थापन इकाई का कद छोटा हो तो कार्य क्षेत्र भी सीमित हो, साथ ही नियंत्रण और अनुशासन के प्रश्न भी कम हो जाते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा व्यापार होता है, अनुशासन भी उतना ही ज़्यादा होता है, यानी उनका ध्यान रखना भी उसी प्रकार से अधिक हो जाता है। इस प्रकार की इकाई में व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल होता है, यानी अगर व्यवसाय ज़्यादा बड़ा है तो काम भी फिर उसके अनुसार ही किया जाता है। अब है कार्य के अनुसार। पहला हमने क्या पढ़ा? रेखीय व्यवस्था तंत्र के। अब दूसरा है कार्य के अनुसार। अर्थ है रेखीय व्यवस्था तंत्र कार्य की तुलना में विभाग को अधिक महत्व देता है। यह इसकी मुख्य सीमा कार्य के अनुसार यानी काम करना। इस सीमा को ध्यान में लेकर कार्य के अनुसार व्यवस्था तंत्र अस्तित्व में आया। रेखीय व्यवस्था तंत्र में विशिष्टीकरण का अभाव होता है, क्योंकि कार्य के स्थान में विभाग को अधिक महत्व दिया जाता है कि वो विभाग उनके अनुसार अपना काम करवा के देते हैं। रेखीय व्यवस्था तंत्र के अनुसार इकाई के एक विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को अनेक प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं। स्वाभाविक है कि ये अधिकारी और कर्मचारी प्रत्येक कार्य में विशेषज्ञ नहीं होते, इसीलिए ऐसे व्यवस्था तंत्र की रचना की गई है जिसमें विशिष्ट ज्ञान वाले विशेषज्ञ व्यक्ति को इकाई के निश्चित कार्यों का दायित्व सौंपा जाता है, जिसे क्या कहते हैं? कार्य के अनुसार व्यवस्थापन। यानी जैसे जैसे व्यक्ति को जिस प्रकार का कार्य दिया जाता है तो व्यवस्था भी ऐसी होती है, विभाग भी ऐसा होता है कि उनको उनके अनुसार ही काम करके पूरे देने होते हैं। उदाहरण, कर्मचारी संचालक विभाग का अधिकारी कर्मचारियों की क्या करेगा? अब ये इनके अनुसार इन्हें काम दिया गया वो कर्मचारियों की भर्ती करेगा, उनको स्थानांतरण यानी उनको एक जगह से दूसरे स्थान पर अगर भेजने का काम होगा तो भी वही करेगा। और तीसरा, पदोन्नति यानी पद अगर वो अच्छा काम करता है तो ऊंचे पद पर भेजने का कार्य भी किसके द्वारा किया जाएगा? कर्मचारी संचालन विभाग के द्वारा ही, यानी जो कार्य विभाग के अनुसार बांटा गया है। अब है रचना। कार्य के अनुसार व्यवस्था तंत्र में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण को विशेष महत्व दिया जाता है। इसमें अधिकार और दायित्व विभाग के अनुसार देने के स्थान पर कार्य के अनुसार दिया जाता है। इन प्रत्येक कार्यों के लिए अलग अलग विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाता है। विशेषज्ञ मात्र सलाहकार ही नहीं होते, बल्कि अपने कार्य के प्रबंधकीय अधिकारी है, जो उनको सौंपे गए कार्य के लिए संपूर्ण रूप से उत्तरदायी होते हैं। उदाहरण, क्रय अधिकारी इकाई के सभी प्रकार के क्रय के कार्य के लिए उत्तरदायित्व कार्य के अनुसार व्यवस्था तंत्र यानी मुख्य। अब ये जो हमने अभी कार्य के अनुसार व्यवस्था तंत्र, पहले हमने रेखीय व्यवस्था तंत्र पढ़ा, ये हमने इस डायग्राम के जरिए देखा। अब ये है कार्य के अनुसार व्यवस्था तंत्र। तो ये देखिए, पहले इसमें मुख्य अधिकारी होगा, मुख्य अधिकारी, फिर प्रबंध विभाग और कारखाना विभाग, यानी 2 में बटा हुआ है इनको। फिर ये प्रबंध विभाग जो है इन्हें 4 में, अनुशासन, सूचना अधिकारी, अनुशासन, हिस्सा और मार्गदर्शन अधिकारी के रूप में बांट दिए जाते हैं। और कारखाना विभाग का काम क्या होता है? समूह अधिकारी, गति अधिकारी, गुणवत्ता नियंत्रण और मरम्मत का कार्य। ये सबकी देखरेख करने वाला कौन होता है? कारखाने का विभाग।
कार्यानुसार व्यवस्था तंत्र में सर्वोच्च अधिकार मुख्य अधिकार के पास होते हैं, यानी सारे जो अधिकार होते हैं वो सबसे ज़्यादा किसके होते हैं? मुख्य अधिकारी। और मुख्य अधिकारी ये कार्यों की देखरेख करता है। ऊपर चार्ट में बताए अनुसार इकाई को 2 विभागों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक विभाग में कार्यों की सूची तय करने, उसके आधार पर कार्य के भाग निश्चित करके अलग अलग उत्तरदायित्व अधिकारियों को सौंप दिए जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक अधिकारी इकाई के प्रत्येक कर्मचारी को उसके कार्य के संबंध में आदेश भी देता है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र की रचना करते समय विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी कार्य सौंपे बिना न रह जाए, यानी सभी को कार्य दिए जाने चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं हो कि जिन्हें हम दिया ही नहीं गया हो, या फिर ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक काम को 2 बार से सौंपा गया हो। जिन व्यावसायिक इकाई में कार्यों के स्वरूप में अधिक भिन्नता हो, ऐसे इकाइयों के लिए इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल होता है। अब उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? तीसरा पॉइंट हमारा क्या था? औपचारिक व्यवस्था तंत्र। 2 हमने पढ़े, रेखीय पढ़ी, फिर कार्य के अनुसार व्यवस्था तंत्र, और अब पढ़ेंगे हम औपचारिक व्यवस्था तंत्र। इसका अर्थ, इकाई के संचालकों के द्वारा निश्चित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति और कार्य के मध्य संबंधों का जो विधिवत ढांचा स्थापित किया जाता है वो एक औपचारिक व्यवस्था तंत्र कहलाता है। रेखीय व्यवस्था तंत्र और कार्य व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र के ही प्रकार है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कार्य का दायित्व करने के लिए अधिकार प्रदान किए जाते हैं। अधिकार प्रदान करते समय अधिकारी और अधीनस्थ, ये बातें भी स्पष्ट की जाती है। कभी भी किसी को जो भी कार्य दिया जाता है तो उनके अधिकार और दायित्वों को भी बताया जाता है। इसके लक्षण, औपचारिक व्यवस्था तंत्र के लक्षण क्या क्या हैं? पहला है औपचारिक ढांचा। निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संचालक सोच समझकर औपचारिक ढांचा तैयार करता है, यानी पहले वो अच्छे से सोचता है, समझता है कि कौन सा कार्य किस प्रकार से करवाना है, उसके बाद ही वो ढांचा तैयार करता है। दूसरा है अपरिवर्तनशील। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों का स्थान अधिकतर अपरिवर्तनशील होता है, यानी बार बार बदलता नहीं है। कर्मचारियों का स्थान एक बार निश्चित होने के बाद कदापि उसमें परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि बार बार जब ऐसे परिवर्तन किया जाता है तो उनमें भी काम करने में संकोच होता है, काम अच्छे से नहीं किया जा सकता है। तीसरा है उच्च से निम्न अधिकार प्राप्त होना। अधिकार सौंपना उच्च अधिकारी द्वारा दिया जाता है, उसका स्थान उच्च से निम्न की ओर होता है, यानी सबसे ज़्यादा अधिकार ऊंचे अधिकारी के पास होते हैं, फिर उससे कम उससे निम्न अधिकारी के पास होते हैं, और इसी प्रकार का अधिकार भी दिया जाता है। चौथा है विशाल कद। औपचारिक व्यवस्था तंत्र के ढांचे का कद विशाल होता है, यानी बड़ा होता है। जो व्यवसाय का ढांचा जो होता है वो बड़ा होता है, इसीलिए सबको अलग अलग काम सौंपे जाते हैं और उसके प्रति सभी को अधिकार भी अलग अलग सभी को प्राप्त किए जाते हैं। फिफ्थ पॉइंट है निश्चित संबंध। विधिवत रूप से ढांचे की रचना होने से कर्मचारियों के मध्य संबंध भी निश्चित हो जाते हैं, यानी उन्हें कौन सा काम करना है। 6 पॉइंट है सूचना संचार। सूचना संचार औपचारिक मार्ग के द्वारा होता है, अनौपचारिक सूचना संचार का कोई भी स्थान इसमें नहीं होता। और इसके बाद पढ़ेंगे हम अनौपचारिक। 4th पॉइंट हमारा था अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र। 5 व्यवस्था तंत्र थी। पहली हमने पढ़ी रेखीय, दूसरी कार्य के अनुसार, तीसरी औपचारिक, और अब चौथी है अनौपचारिक। किसी भी सोचे समझे उद्देश्य के बिना सामूहिक परिणामों में योगदान देने के लिए स्वयं रचित, यानी अपने द्वारा रचित आंतरिक संबंधों का ढांचा अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र कहलाता है। व्यवस्था तंत्र में कार्य कर रहे व्यक्तियों के मध्य अनिवार्य रूप से अमुक विशिष्ट सामाजिक संबंधों का विकास हो जाता है। ये संबंध व्यवस्था तंत्र में प्राकृतिक या अनौपचारिक रूप से उत्पन्न होते हैं। इस संबंध की स्थापना भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये प्राकृतिक होते हैं, अपने आप उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इसकी स्थापना नहीं कर सकते हैं, और इन्हें इसीलिए औपचारिक व्यवस्था तंत्र की तरह इनका नक्शा भी नहीं बनाया जाता। औपचारिक में तो सभी को अपने अपने कार्य वगैरह दे दी जाते हैं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र की परछाई है। औपचारिक व्यवस्था तंत्र में से ही यह उत्पन्न होती है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है। और इसके लक्षण, अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के
क्या क्या लक्षण है। पहला है, इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र का ढांचा अनौपचारिक होता है, जो आंतरिक संबंधों से, जो अंदर जो संबंध होते हैं उन्हीं के द्वारा उत्पन्न होता है। एक ही औद्योगिक इकाई में कार्य करने वाले कर्मचारी के मध्य समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्राकृतिक रूप से इस ढांचे की रचना होती है, यानी काम भी एक ही साथ कर रहे हैं और एक ही समान काम भी कर रहे हैं, सभी का लक्ष्य एक ही होता है, उनको प्राप्त करने के लिए ये ढांचा भी उसी में से, ये अनौपचारिक जो बात होती है वो भी उसी के अंदर से निकलती है। सेकंड पॉइंट है मानव व्यवहार पर आधारित। इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र मानव व्यवहार पर आधारित होता है। एक समान मनोभाव, रुचि, मूल्य, शौक, आदत और मान्यता वाले व्यक्तियों के द्वारा औपचारिक ढांचे में अनौपचारिक समूह रचे जाते हैं, जिसके आधार पर यह व्यवस्था तंत्र रचा जाता है। थर्ड पॉइंट है परिवर्तनशील। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र संपूर्ण रूप से परिवर्तनशील होता है। कर्मचारी कार्य के लिए एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरित होता है, तब नए सिरे से मानव संबंधों में परिवर्तन होता है और इस कारण से अनौपचारिक तंत्र से भी परिवर्तन होते दिखाई देते हैं, जबकि औपचारिक में क्या था, परिवर्तन नहीं होते हैं और अनौपचारिक में परिवर्तन हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है सर्वव्यापी। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र सर्वव्यापी है, जो मात्र उद्योग में ही नहीं बल्कि समान हितों और मूल्यों वाली प्रत्येक मानवीय प्रवृत्ति में अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र की उपस्थिति देखने को मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है अनौपचारिक सूचना का संचार। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में कर्मचारी के मध्य सूचना संचार अनौपचारिक रूप से होता है। अधिकतर यह मौखिक रूप में होता है, इसीलिए इसमें वास्तविकता की तुलना में अभिप्रायों का प्रमाण देखने की संभावना बढ़ जाती है। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में सूचना संचार अत्यंत तीव्र होता है, क्योंकि वो अत्यंत तीव्र कैसे हो जाता है, क्योंकि मौखिक होता है, सामने बस फेस टू फेस बोलना होता है। सिक्स पॉइंट है लघु आकार, यानी ये छोटा ही होता है व्यवस्था तंत्र। ज़्यादातर अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र का आकार छोटा होता है, क्योंकि ये व्यक्तिगत संबंधों पर ही आधारित होता है। यह सदस्यों के बीच की आंतरिक प्रक्रिया का परिणाम है। संख्या में बहुत सारे समूह होते हैं, परंतु आकार में बहुत छोटे प्रकार की व्यवस्था तंत्र होती है। सेवंथ पॉइंट है नियंत्रण। सेवंथ पॉइंट है नियंत्रण का अभाव। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र में कर्मचारियों की प्रवृत्तियों पर विधिवत रूप से नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। व्यक्ति स्वेच्छा से अपना तथा सहकर्मी का कार्य करता है, यानी खुद का भी कर लेता है और अपनी इच्छा से ही वह उसके साथ जो काम करने वाला व्यक्ति उसका भी कर लेता है। 8 पॉइंट है औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक। अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र औपचारिक व्यवस्था तंत्र से ही उत्पन्न होता है, इसीलिए कहा जा सकता है कि औपचारिक व्यवस्था तंत्र का पूरक है। आधुनिक समय में अनौपचारिक व्यवस्था तंत्र के महत्व में वृद्धि हो रही है। व्यवस्था तंत्र का यह इस प्रकार अधिक प्रचलित होता जा रहा है, क्योंकि इसमें औद्योगिक झगड़ों में कमी और अनुशासन के रहने से व्यवस्था तंत्र अधिक प्रचलित हो रहा है। और लास्ट है हमारा श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। 5 है हमारा, पहले रेखीय, दूसरा था हमारा कार्यकारी, औपचारिक, फिर अनौपचारिक और लास्ट है हमारा श्रेणिक व्यवस्था तंत्र। इसका अर्थ, श्रेणिक व्यवस्था तंत्र के आधुनिक स्वरूप का व्यवस्था तंत्र है। व्यवस्था तंत्र में 2 अलग अलग प्रकार के ढांचे होते हैं। एक समान क्रम का ढांचा जो निर्णय प्रक्रिया को भाग है, दूसरा टेक्निकल प्रश्नों के समाधान संबंधी ढांचा जिसे प्रोजेक्ट कहा जाता है। इन दोनों ढांचे के समन्वय से उत्पन्न ढांचे को श्रेणिक व्यवस्था तंत्र कहते हैं। इस प्रकार के श्रेणिकों द्वारा कार्य के अनुसार प्रोजेक्ट व्यवस्था तंत्र के लक्षणों को समाविष्ट करता आधुनिक विस्तृत प्रकार का ढांचा है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कार्य के अनुसार विशिष्टीकरण के लाभ से प्राप्त होते हैं, साथ ही प्रोजेक्ट संचालन द्वारा होने वाले लाभ भी प्राप्त होते हैं। यानी पहले काम करने से पहले एक प्रोजेक्ट के रूप में तैयार कर लिया जाता है। उस प्रोजेक्ट में होता है कि किस प्रकार से काम करना है, क्या क्या करना है, यानी ये संपूर्ण श्रेणी के अनुसार होता है कि एक भाग इसमें अधिकारी वगैरह सभी इसी के अंदर शामिल होते हैं जब प्रोजेक्ट बनाया जाता है। प्रोजेक्ट संपूर्ण यानी एक ही बार में बनाया जाता है और उसके अनुसार कार्य किया जाता है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में कार्य के अनुसार विशिष्टीकरण के लाभ भी प्राप्त होते हैं, साथ ही प्रोजेक्ट संचालन द्वारा होने वाले लाभ भी प्राप्त होते हैं। यह अनेक आदेश पद्धतियों का उपयोग करता व्यवस्था तंत्र होता है। इसकी रचना,
श्रेणी व्यवस्था तंत्र में कार्य के अनुसार विभागीय प्रोजेक्ट विभागीकरण का समन्वय दिखाई पड़ता है। इस प्रकार के व्यवस्था तंत्र में प्रत्येक प्रोजेक्ट मैनेजर को अलग अलग प्रोजेक्ट का दायित्व दिया जाता है। जितने प्रोजेक्ट होते हैं उतने ही प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त किए जाते हैं ताकि मैनेजर या अधिकारियों पर भार नहीं हो। प्रोजेक्ट मैनेजर का दायित्व प्रोजेक्ट को समय पर साथ ही सफलतापूर्वक पूर्ण करने का होता है, यानी कितने समय में वो अपना प्रोजेक्ट जो बनाया है, ढांचा बनाया है, वो कितने समय में पूरा कर देते हैं। प्रोजेक्ट कार्य के लिए आवश्यक विषय स्टाफ को भी अलग अलग कार्य विभाग में से प्राप्त किया जाता है। अब कार्य किसके द्वारा होता है? कर्मचारियों के द्वारा होता है। तो वो कार्य के विभाग, जो भी विभाग थे, उनमें से उन व्यक्तियों को निकाल करके अपने प्रोजेक्ट के कार्यों में लगाते हैं। इन विषयों को अलग अलग टुकड़ियों में विभाजित किया जाता है, यानी अलग अलग बांट दिया जाता है। उदाहरण स्वरूप संशोधन और विकास विशेषज्ञ, उत्पादन रचना विशेषज्ञ, तकनीकी विशेषज्ञ, कंप्यूटर विशेषज्ञ आदि, यानी इन अलग अलग हिस्सों में विभाजित कर दिया जाता है जिनसे अलग अलग तरीके से प्रोजेक्ट को तैयार कराने में सुविधा हो सके। इन विशेषज्ञों को प्रोजेक्ट कार्य दौरान किसी भी विभाग से प्राप्त किया जा सकता है। प्रोजेक्ट पूर्ण होते ही इनको मूल विभाग में, जैसे अपना प्रोजेक्ट पूरा हुआ, अपना काम हुआ, उनको वापस से उन्हीं के काम में लगा दिया जाता है जो वो पहले करते हैं। श्रेणी व्यवस्था तंत्र कैसे होती है? ये प्रोजेक्ट होते हैं, यानी प्रोजेक्ट 1, प्रोजेक्ट 2 और प्रोजेक्ट 3 प्रोजेक्ट मैनेजर के द्वारा किया जाता है। फिर ये कैसे होता है? उत्पादन क्रय इंजीनियर, यानी इनमें बांट दिए जाते हैं। फिर इनसे जैसे ही काम पूरा हो जाता है वापस से उन्हें अपनी श्रेणी में भेज दिया जाता है। ऊपर के चार्ट से स्पष्ट पता चलता है कि श्रेणी व्यवस्था तंत्र में अधिकार का प्रवाह दोहरा होता है। जैसे कि जनरल मैनेजर की ओर से विभिन्न विभागों के साथ ही विविध प्रोजेक्ट के संचालकों को ऊपर से नीचे की ओर सीधी रेखा में सत्ता दी जाती है, ये जनरल मैनेजर के द्वारा। बाएं पक्ष में दर्शाया गया है कि प्रत्येक प्रोजेक्ट और प्रोजेक्ट मैनेजर स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। ये जैसे अलग अलग संचालक हैं, अलग अलग कार्य करेंगे, तो वो उनका अधिकार भी सबका अलग अलग है, वो स्वतंत्र अपने काम के प्रति। इसके लिए आवश्यक विशेषज्ञ अलग अलग विभागों में से प्राप्त व्यक्ति होते हैं। इस प्रकार के आवश्यक व्यवस्था तंत्र में श्रेणिकों की रचना होती है जहाँ टेक्निकल और कार्य दोनों महत्वपूर्ण, ऐसे संयोग में समन्वय करना आवश्यक होता है, वहाँ इस प्रकार का व्यवस्था तंत्र अधिक अनुकूल सिद्ध होता है। आज हमने पढ़े कार्य के, यानी आज हमने व्यवस्था तंत्र का संपूर्ण ढांचा पढ़ा, जिन्हें हम 5 भागों में बांटे थे: रेखीय, कार्य के अनुसार, औपचारिक, अनौपचारिक और श्रेणी। ये 5 आज हमने कंप्लीट किया और आज का लेक्चर हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम कंटिन्यू रखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा विकेंद्रीकरण से। तब तक के अब आपको ये सब चीज़ें पढ़नी है, जो समझ में नहीं आ रही वो डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो। थैंक यू एवरीवन। बाय बच्चों।